हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी महिला सुपरवाइजर की जो आपका 7 सितंबर को एग्जाम है उसकी क्लासेज है वो हम यहाँ पर कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो महिला सुपरवाइजर आपके महिला अधिकारिता भर्ती है उसका आज है वो हम छठा मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर ये 5 जो टेस्ट है वो और आपको लगाने हैं। इस जो ये टेस्ट हमारा यहाँ पर करते हैं ये आपके फुल सिलेबस पे रहता है। फुल सिलेबस पे यानी आपके हर एक टॉपिक का लगभग हर एक टॉपिक इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और उसका 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो वो आपके इंडिया का भी करते हैं, राजस्थान का भी करते हैं। उसके साथ साथ ही आपके इको की बात करें तो इंडिया और राजस्थान दोनों इसमें सम्मिलित करते हैं। मैथ और रीजनिंग है, इनके भी क्वेश्चन हम करते हैं। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन अपन इसमें कवर करते हैं और एक कंप्यूटर साइंस का भी करते हैं। और आज की क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस की जगह आज हिंदी को लेकर आए हैं। तो यानी हर एक रोज जो आपका टेस्ट लिया जाता है, मॉक टेस्ट है, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन व्याख्या के साथ करवाए जाते हैं उसमें आप मान के चलिए आपके 7 से 8 सब्जेक्ट 7 से 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है वो आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं। तो इसमें देखिए आप ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल आपके राजस्थान और इंडिया दोनों हो गया, इको आपके दोनों हो गई, और आपके मैथ रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर हो गई, और आपके क्या हो गई, इसके साथ ही आपकी हिंदी भी हो गई। ठीक है, तो अब चलिए अपना जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो अब चलिए हमारा जो टेस्ट है आज का छठा वो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अगर अपन बात करें किसकी, आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के वित्त पोषित संस्थान की, तो इसमें हमें ऑप्शन में दिया गया है के ऑफ डब्ल्यू जर्मनी, एशियन विकास बैंक, जापान अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्था और विश्व बैंक। राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है 2। राइट आंसर आपका ऑप्शन है 2, आपका एशिया विकास बैंक द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। यानी इसकी जो पोषित संस्था है वो कौन सी है, एशियाई विकास बैंक है। अब अपन बात करें इस निवेश परियोजना के बारे में तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो पश्चिम राजस्थान है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्युत प्रसारण तंत्र है, क्या है, विद्युत प्रसारण तंत्र है, उसके निर्माण क्षमता को विकसित करके निजी क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को संबल देना। तो आप याद रखोगे कि जो आपकी बाहरी संस्थान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम है ये पश्चिमी राजस्थान से रिलेटेड है। और पश्चिमी राजस्थान में जो आपका विद्युत प्रसारण तंत्र है उसके निर्माण के क्षमता से रिलेटेड ये है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जो कि अपना अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अगर महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें तो इस 7 सूत्रीय कार्यक्रम की सबसे पहले तो हमें शुरुआत पता होनी चाहिए कि इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2009-10 में हुई थी, 2009-10 में हुई थी। अब देखें तो ऑप्शन में दिया गया शिशु मृत्यु दर में कमी करना, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराओ, यानी जो छात्राएं हैं वो कम से कम 10 तो पढ़ ही ले। ठीक है, ये इन्होंने 4 दिए हैं। अगर हम बात करें इस कार्यक्रम की, कौन से 7 सूत्रीय कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में ये जो केंद्रित है ना वो अपने 6 से 7 बातें हैं जो कि हमें इसी क्वेश्चन में याद करनी है। मैं ये 6 से 7 बातें आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ या रिवाइज करवा देती हूँ, तो फिर आप इन ऑप्शन में से अपना आंसर है वो अच्छे से चुन पाओगे। सबसे पहली जो चीज है इसमें वो है सुरक्षित मातृत्व। क्या है, सुरक्षित मातृत्व।
सुरक्षित मातृत्व। दूसरी बात जो आती है वो आती है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये क्या है आपकी दूसरी बात है। तीसरी बात है जनसंख्या स्थिरीकरण। तीसरी बात क्या है? जनसंख्या स्थिरीकरण। चौथी बात है बाल विवाह की रोकथाम। बाल विवाह की रोकथाम। पांचवी की लड़कियों का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराओ। ये आपकी पांचवी है। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं छठी पर, और छठी है कि जो महिलाओं को सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। महिलाओं को आप अलग से भी इनके नोट डाउन है, इसको कर सकते हो। महिलाओं को सुरक्षा एवं में सुरक्षित वातावरण, एवं में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, वातावरण प्रदान करना। तो ये क्या है? छठी बात है। और सातवीं जो बात है जो इस कार्यक्रम पर केंद्रित है कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार है वो के अवसर है वो प्रदान करना। स्वरोजगार के अवसर है प्रदान करना किससे? जो स्वयं सहायता समूह है उससे आपके स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए जो आर्थिक स्थिरीकरण है, वो आर्थिक सशक्तिकरण है वो करना। ठीक है। सात चीजें हैं तो आपको पता चल गया कि जो सात सूत्रीय कार्यक्रम है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि सात सूत्रीय कार्यक्रम है। तो इसमें से चार दे रखे हैं, चारों के चारों बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर तो अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ आ जाएगा, जिसमें क्या है वो चारों दिए हुए हैं। ठीक है। और अपन को ये चार के बाद पांच, छह और सात ये तीनों भी पढ़नी है, तो यानी अपन को सातों याद करना है। सबसे पहली बात हमें याद आनी चाहिए कि जो महिला सशक्तिकरण के हेतु मुख्यमंत्री के द्वारा सात सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है वो 2009-10 में किया गया था। फिर ये सातों हमें चीजें याद करनी है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? यानी चार इस दिए गए इसमें से तीन सुमेलित है और एक इसमें असुमेलित दिया हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रणथंभौर सर्किट की, तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व आता है। मत्स्य सर्किट की बात करें विराटनगर जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करें आपके अलवर सर्किट की तो सिलीसेड सर्किट सरिस्का, ये भी बिल्कुल सही है। शेखावाटी सर्किट की बात करें, ये क्या है? सिक्कर चुरू झुंझुनू है ना कि नागौर। इसमें क्या दे रखा है? नागौर दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। तो आपका क्या आना चाहिए? आपका आना चाहिए शेखावाटी सर्किट सिक्कर चुरू झुंझुनू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। और ये जो फर्स्ट में दिया गया रणथंभौर सर्किट नहीं है, रणथंभौर अभ्यारण्य है जो कि सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अपने अलवर सर्किट की बात करी, आपके सिलीसेड सरिस्का हो गया, वहीं पर भरतपुर सर्किट भी आता है। और उस भरतपुर सर्किट में क्या आता है? भरतपुर सर्किट में आपका आता है भरतपुर और डीग, भरतपुर और डीग। तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर जैसलमेर उदयपुर को, जयपुर जोधपुर उदयपुर को, जयपुर आगरा दिल्ली को, और जयपुर आगरा सवाई माधोपुर को। अगर अपन बात करें आपके गोल्डन ट्रायंगल की, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जयपुर आगरा और दिल्ली। पर्यटन की दृष्टि से दिल्ली, दिल्ली, उसके बाद जयपुर, जयपुर और फिर है आगरा। जयपुर आगरा इसको विकसित करने का जो उद्देश्य है वो बनाए रखने के लिए जो परिपथ है वो स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। यानी इनके उनको ये जो दिल्ली जयपुर आगरा इनको विकसित करने के लिए जो आपका परिपथ बनाया गया उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अगर अपन बात करें जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, और राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो 21 है वो जयपुर दौसा भरतपुर से आगरा और बरेली कहां तक जाता है? बरेली यानी उत्तर प्रदेश तक जाता है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या बोलते हैं? आपके गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि इसमें कौन सा राजमार्ग आता है? इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 21 आता है, जो कि जयपुर दौसा, दौसा से होता हुआ भरतपुर, भरतपुर से होता हुआ आगरा, और आगरा से फिर ये कहां निकल जाता है? बरेली,
आपके, और बरेली कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इस राजमार्ग पर आगरा का ताजमहल और फतेहपुर सिकरी भी बने हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखने ला। ताजमहल, आगरा का ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, दोनों के दोनों आपके पर्यटक के क्षेत्र से है, वो इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सिकरी, सिकरी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। राजस्थान के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। अगर अपन रफली देखें तो ये हमारा क्या है, राजस्थान है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है। इसने बोला है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, यानी इस ये वाली जो दूरी है ना, ये जो इसकी अपेक्षा है, ये पूर्व पश्चिम यानी लंबाई से ज्यादा इसकी चौड़ाई है, ये बोल रहा है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यानी अब इसने बोल दिया लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, और इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो इसमें जो इसने गलत बोला है, यानी सही नहीं है, वो बोल दिया ऑप्शन है टू। कैसे बोल दिया, राजस्थान की अगर अपन उत्तर से दक्षिण यानी ये वाली अगर देखें, ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी देखते हैं तो ये कितनी है, ये आती है 826 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें ना, तो ये आती है आपकी 869 किलोमीटर, यानी चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है। तो आपका उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही बात बोली गई है, क्योंकि 869 ज्यादा होता है 826 से, ठीक है। तो लंबाई कम है, चौड़ाई अधिक है। फिर इसने बोला है कि आपके स्थलीय सीमा की बात की है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही बोला है। क्यों, क्योंकि कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर की बात करें तो इसमें से 1070 किलोमीटर है वो तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और 4850 किलोमीटर है वो क्या है, वो अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है। तो ये 6000 से कम है, तो आपका थर्ड भी सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर अपन देशांतरीय विस्तार की बात कर ले, देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं, तो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। 8 डिग्री 47 मिनट है। तो मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर आपसे ये आपके फोर्थ ऑप्शन में अक्षांशीय विस्तार न देख करके अगर देशांतरीय विस्तार बोल देता और ये बोल देता 9 डिग्री से कम है, तो वो भी आपका सही होता, क्योंकि ये 9 डिग्री से ही कम है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है टू हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला जो अपना क्वेश्चन है उसे पहले आप अपने, जो हमारे द्वारा जो आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर भर्ती, अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें आपको 10 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम, मात्र 199 फीस में। और इसमें आपको सबसे ज्यादा और अच्छा बेनिफिट है वो क्या है, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट के द्वारा है वो पसंद किया जा रहा है, वो है कि इसको आपको इस पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो साथ में प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी व्याख्या के साथ है वो आपको आंसर है वो दिए जा रहे हैं। अब आप मानो ये पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, क्यों, क्योंकि अब आपने 10 टेस्ट दे लिए, एक बार इसका रिवीजन हो गया, 10 टेस्ट कर लिए आपने, ठीक है, टेस्ट किए, उनकी पीडीएफ पढ़ी, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आपका एग्जाम है, एग्जाम से 10 दिन या 5 दिन पहले, 10 या 5 दिन पहले है वो इस पीडीएफ को, 10 पीडीएफ होंगी, यानी आप मान के चलो कि एक पीडीएफ में है वो 48 से 50, 50 तो होंगे नहीं, 48 से 50 पेज है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके कितने क्वेश्चंस है वो अच्छे से याद हो रही है। और अगर आपके 5 दिन या 10 दिन पहले आप इनका रिवीजन कर लेते हो, तो आप ये देखो कि आपकी तैयारी है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। इसलिए जो आपको ये सॉल्यूशन की पीडीएफ दी जा रही है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज करते हो, ऑनलाइन आप टेस्ट देते हो, उसमें आपको फायदा एक ये होता है कि आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया तो आपको एक तो आपके आंसर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्ट है आपका टेस्ट है वो सबमिट हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपने कितने सही किए कितने गलत किए। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है आपके एग्जाम के पास में, वो ये आती है कि आपके पास है वो हार्ड कॉपी में आंसर की व्याख्या नहीं होती, और आप उनका रिविजन नहीं कर पाते। जितने आपने टेस्ट लिए और उन टेस्ट का आप जब तक
रिवीजन नहीं कर पाते या फिर आप उनको पढ़ नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा कि टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ एग्जाम में भी आते हैं जो कि आपने नहीं पढ़े होते और आपको नहीं आते, यानी आपके वो नहीं याद किए होते। लेकिन अगर आपने टेस्ट में उनका रिवीजन कर लिया है तो वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप उसको बहुत अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। तो ये पीडीएफ आपके लिए इसीलिए अब की बार है, वो स्टूडेंट ने इस पर अपना भरोसा ज्यादा दिखाया और काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो इसके साथ जुड़े हैं। ये चीज मेरे को भी काफी अच्छी लगी। अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप टेलीग्राम पर जाकर @प्रीत क्लासेस 05 है वो सर्च करना और यहाँ पर मैसेज करना। आपको किस प्रकार ये टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सारी आप है इनसे डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको हमारे चैनल पर जो भी चीजें क्लासेस जो भी प्रोवाइड करवाई जाती है इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको ये तो मोस्ट है कि आपको ये ज्वाइन करना ही है। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो तो आप @प्रीत क्लासेस 05 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, यानी आपके इंडिया पॉलिटी। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें दे रखा है कि उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगला अपन को दे रखा है कि प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है कि प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा राइट आंसर इसने क्या बोला है कि कौन कौन से कथन सही है, तो इसमें तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन है ए आ जाएगा। अगर अपन बात करें किस चीज की, अपन बात करते हैं अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान के समान ही भारतीय संविधान है वो निर्माताओं ने संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया है। संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया है। और अगर आपको पूछ ले कि जो प्रस्तावना में जो भाषा शैली है वो कहां से लिए गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो याद रखना जो भाषा शैली है, भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाता है। अगर देखें कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, इसमें संविधान के उद्देश्य और प्रयोजनों को स्पष्ट किया गया है। साथ में ही जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों, सपनों और आदर्शों की अभिव्यक्ति है। ये भी इसने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, अब अपन बात करें प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी, वो क्या है कि जो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा बनाई गई थी और उसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में है वो प्रस्तुत किया गया था या फिर पेश किया गया था। किस नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। किसके नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव के। ठीक है, उसके बाद है, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, कब स्वीकार किया था, अगर ये पूछे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डेट आप याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये डेट आपके लिए मोस्ट है, आपको अच्छे से ये याद रखनी है। उसके बाद आपको इसमें याद करने लायक क्या चीज है, आपसे पूछा जाए कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान, जो प्रस्तावना को संविधान में आत्मसमर्पित किया गया था या आत्मार्पित किया गया था, कब किया गया था, वो डेट आपको याद रखनी है। और वो है आपके 26 नवंबर 1949। दोनों की दोनों डेट 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार है वो क्या किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है, तो वो भी आप याद रख लेना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें है वो क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके समाजवादी और इसके साथ साथ ही और कौन सा, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए थे।
और ये क्वेश्चन है वो इनमें से काफी बार बनता है कि आपके कौन से संविधान संशोधन में है वो जोड़े गए थे, और इनमें से आपको चार शब्द दे देता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्ष अखंडता, और एक और दे देता है। ठीक है, उनमें से ये बोल देता है कि इनमें से कौन से जोड़े गए थे, तो वो भी आपको याद रखना है। तीन जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना से जो मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने हेतु किसी भी सदन के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद में विधानमंडल के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। तो अगर इसमें देखें तो हमें जो कथन सही नहीं है ना वो चुनना है, और वो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो वो है आपके ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि इसमें जो बोला गया कि कौन सा सही नहीं है। ये बोला गया सबसे पहले अगर हम महाभियोग की बात करें ना, राष्ट्रपति के महाभियोग, तो ये आपके अनुच्छेद 61 में दिया गया है। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। और इस अगर प्रक्रिया की बात करें कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीजें आती है ना इसके अंतर्गत में, सबसे पहले तो आती है कि अगर संविधान का उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग केवल संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जा सकता है। तो ये बात तो इसमें नहीं है कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ना, ये बात नहीं है कि केवल लोकसभा में, हाँ ये है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जाता है। तो ये डी तो हमें पता चल गया किस प्रकार है, वो गलत है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें महाभियोग हेतु अभियोग, जो अभियोग चलाते हैं उसके लिए सदन की समस्त संख्या के 1/4, सदन के जो समस्त सदस्य होते हैं उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होनी है वो आवश्यक होते हैं। इसमें क्या बोला है, सदन की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों का समर्थन नहीं, एक तिहाई नहीं, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर है वो होने जरूरी है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब अपन थोड़ा आगे और देखें कि जो राष्ट्रपति की जो अभियोग की सूचना है वो 14 दिन पहले ना वो किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। और उपयोग जो आपका अभियोग इन्होंने चलाया है, चलाने के 14 दिन बाद है वो अभियोग चलाने वाले सदन पर उस पर विचार किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला, यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव द्वितीय सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए कि ये राज्यसभा में स्टार्ट हुआ, तो राज्यसभा में अगर सदन के 2/3 तिहाई सदस्यों के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है, तो फिर ये लोकसभा में चला जाएगा। इसी प्रकार अगर ये सबसे पहले लोकसभा में लाया गया है तो वो 2/3 लोकसभा जो सदन है उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत करने के बाद ये राज्यसभा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। फिर अगला बात ये है कि इस ये जो अभियोग है ना इसमें अगर अपन बात करें कि महाभियोग प्रक्रिया संसद में विधानमंडल के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी इसमें गलत दिया गया है। जो सदन होता है उसमें अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से जो महाभियोग है उसको स्वीकार किया जाता है। और उसको स्वीकार करने के बाद यानी दोनों में 2/3 बहुमत से स्वीकार हो गया तो फिर राष्ट्रपति को है वो पद मुक्त समझा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। तो इसमें बता दिया कि ए, सी और डी गलत दे रखा है, बी सही दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो दे रखा है कि राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त और 7 अन्य होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त 8 अन्य, मुख्य सूचना आयुक्त 9 अन्य, मुख्य सूचना आयुक्त 10 अन्य। अगर अपन बात करें तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं राज्य सूचना आयोग में। अगर अपन बात करें सूचना के अधिकार अधिनियम, अधिकार
अधिनियम तो आप सभी को पता है कि ये अधिकार अधिनियम है, ये 2005 है। इसके तहत जो राष्ट्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग है उसको स्थापित किया गया था इस अधिनियम के तहत। और इसके तहत एक मुख्य सूचना आयुक्त और प्लस में 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। और जो एक बात और याद रखना कि जो सूचना अधिकार है, ये संशोधन अधिनियम है वो कब आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम है वो 2019 में आया था और इसके तहत राज्य इनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हो गया वो आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो गया। अब अपन आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कथनों पर विचार करना है और सही कथन अपन को बताना है। पहला दे रखा है कि सभापति एवं उप सभापति को विधान परिषद के तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा हटाया जाता है। विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति व उप सभापति को चुनते हैं। अगर इसमें अपन देखें ना कि सही है तो ये दोनों ही सही दे रखे हैं, दोनों ही सही दे रखे हैं। इसमें ज्यादातर अपन को पॉलिटी में है वो अनुच्छेद के बारे में ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब अपन इनकी बात करते हैं तो अनुच्छेद 182 के तहत क्या दिया गया है कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति और उप सभापति चुनते हैं, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद 182 है वो अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में आप याद रखना कि जो सभापति होता है ना वो उप सभापति को, और जो उप सभापति होता है वो सभापति को है वो संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रख लेना, ठीक है। सभापति उप सभापति को देता है, उप सभापति है वो सभापति को देता है। और उसके बाद जो आपकी बात कही गई है कि सभापति और उप सभापति को विधान परिषद की जो तात्कालिक सदस्य संख्या होती है उसके बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। तो आपको चार चीजें याद रखनी है, अनुच्छेद 182 और आपके ए और बी दोनों कथन दे रखे दो ये, और चौथी संख्या, चौथी जो बात आपको याद रखनी है वो इस्तीफा वाली दे रखनी है कि सभापति उपसभापति को देता है, उपसभापति सभापति को देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। जीसी कासलीवाल, श्री सत्येंद्र कुमार गुप्ता, जगमोहन सक्सेना और राजेश चौधरी। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी सी कासलीवाल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करें तो इसके द्वारा राज्य के निर्माण के साथ एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यालय अस्तित्व में आया था। और उसमें अगर बात करें तो जीसी कासलीवाल को राज्य का प्रथम महाधिवक्ता बनाया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो अगला अपना क्वेश्चन है वो आता है आपके राजस्थान इको का मानो या फिर इंडिया इको का मानो आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कथन असत्य वो हमें बताना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना साप्ताहिक आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना अनसो के द्वारा की जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक परिवहन तथा भंडारण सभी की लागतों को शामिल किया जाता है। तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके बारे में बता देती हूँ, तो आप अपनी ओर से आसानी से है वो इसमें से इन चारों में से असत्य कथन को छांट पाओगे, ठीक है। अपन बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तो ये जो सूचकांक है वो फुटकर बाजार में संबंधित कीमत सूचनाओं पर आधारित होता है। दूसरी बात है कि ये है वो मासिक होता है, मासिक यानी महीने में है ये सूचकांक है वो जारी किया जाता है। तो आपका असत्य है वो फर्स्ट ही हो गया कि गणना साप्ताहिक नहीं होती, मासिक आधार पर इसकी गणना होती है। अगर अपन सीपीआई की बात करें तो सीपीआई को उपभोक्ताओं का जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। तो आप याद रखना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसको क्या बोला जाता है, उपभोक्ताओं का जीवन निर्वाह सूचकांक भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और
इसमें अगर अपन बात करें कि सीपीआई का जो वर्तमान में जो आधार वर्ष है ना वो 2012 है, ये भी बिल्कुल सही है। और वर्तमान में एनएसओ के द्वारा है, इसको क्या किया जाता है, इसकी गणना की जाती है। और फिर इसमें बात करें जो फुटकर बाजार और उपभोक्ताओं के जो समूह के आधार पर अलग अलग उपभोक्ता सूचकांक है वो विकसित किए जाते हैं। और इसमें एक परिवहन तथा भंडारण सभी की लागतों को शामिल किया जाता है, तो ये भी आप याद करोगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें ना, कई बार इसमें समिति पूछ ली जाती है कि किस समिति की सिफारिश पर है वो सीपीआई, किस समिति की सिफारिश पर है वो सीपीआई को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप बनाया गया था। तो आप याद रखना उर्जित पटेल समिति, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। अगर इसकी बात करें तो इसको आपके अफ, अगर इसमें बात करें ना तो अफआई से डिनोट करते हैं, अफआई इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी अपन बात करें तो भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो आरबीआई जारी करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसको 2005 से है वो शुरू किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक है, इस चीज को 2005 से स्टार्ट किया गया था, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर बात करें कि जो अभी है वो वित्तीय वर्ष मार्च 2024 का है, वो आरबीआई ने है वित्तीय समावेशन सूचकांक है वो जारी कर दिया गया है। और अगर मार्च 2024 की बात करें तो इसके लिए जो वार्षिक सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स सूचकांक है वो कितना रहा है, वो रहा है 64.2, ठीक है। जो कि आपके 2023 वाला जो सूचकांक था कितना था, 60.1 था, उससे अधिक रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप देखें तो ये एक व्यापक सूचकांक है, ठीक है। इस सूचकांक में बैंकिंग, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, बैंकिंग और बीमा और और निवेश और डाक के साथ पेंशन, डाक के साथ है पेंशन क्षेत्र का विवरण भी इसमें शामिल किया जाता है। तो याद रखोगे बैंकिंग, बीमा, निवेश और डाक के साथ है पेंशन क्षेत्र, पेंशन क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रख लेना, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेना। राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन है वो आता है आपके रीजनिंग से, मानो या मैथ का मानो। और आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम में है वो मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर का मैटर है वो आने वाला है। और आपके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का आपका जो लेवल है बिल्कुल आपके एग्जाम के रिलेटेड इसमें आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसमें अपन को बोला है कि निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं है वो अपन को देखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आकृतियों से जरूर आता है, चाहे तो आकृति से कोई त्रिभुज, चतुर्भुज या सरल रेखा वाला आ जाए, या फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, कोई आकृति दे देती है और उसमें कोई ऐसा मेथड दे देते हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके मेथड के अनुसार है वो ऑप्शन अपन को चुनने होते हैं। इसमें अगर सरल रेखाओं की बात करें ना अपन, कि सरल रेखाओं के हिसाब से अपन को इसमें सरल रेखाएं बतानी है कि इसमें कौन कौन सी सरल रेखा है, तो अपन क्या कर लेंगे कि इसको है ना जैसे डिनोट कर लेंगे, ये ए हो गया, ठीक है, इसके बाद में ये बी और सी हो गया, ठीक है। फिर आप इसमें देख सकते हो कि ई डी, ये देख लिया, ई डी एफ एच, इसको जी मान लो, एफ जी एच आ गया। फिर आप लिख लेना आई जे के एल और एम एन ओ, इनको डिनोट कर लिया। अब मैं ऐसे करवा दूंगी ना तो आपको याद भी रह जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब आप देखो इसमें रेखाओं का देखे, क्षैतिज रेखा देखो, तो क्षैतिज रेखा तो एक तो आपकी क्या हो गई, बी और सी हो गई। कलर पेन ले लेती हूँ मैं दूसरा तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी और सी यानी एक रेखा ये हो गई, ठीक है, बी सी हो गई, आई एल हो गई, एफ और एच हो गई, डी और ई हो गई। ये कितनी हो गई, चार हो गई, एक, दो, तीन और चार, ठीक है, चार तो ये हो गई। फिर अपन तिरछी रेखाओं पर आते हैं, तो तिरछी रेखाएं देखिए, एक तो हो गई ए और बी, ये वाली हो गई, ठीक है।
फिर ई और एम हो गई, एच और एन हो गई, तीन ये हो गई, ठीक है, यानी सात हो गई। फिर अपन ये वाली देखते हैं, आई एम एफ एन डी ओ और ए सी, और क्या हो गई, ए सी हो गई, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, एक दो तीन चार, चार ये हो गई। तो चार ये हो गई, चार तीन सात, सात चार 11, यानी टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है थर्ड आ जाएगा। इस प्रकार कर सकते हो। बाकी आप अगर सीधा करते ना तो आपको थोड़ा समझ में कम आता, जैसे आपको ये त्रिभुज ही त्रिभुज दिखते तो आप फिर इसमें गलत कर सकते थे, क्योंकि सीधी रेखा पूछता तो आप है फिर इनको ये भी बना देते कि ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, यानी इनको पूरा नहीं गिनते आप, ठीक है। तो इसको, इन क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं आपको मैथ का और रीजनिंग का ऐसे क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आप उनमें कंफ्यूजन वाले होते हैं तो एक बार मैं समझा दूंगी तो ऐसे कोई क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन का आज का करंट का क्वेश्चन है, और करंट का है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया है? जयपुर से, अलवर से, बीकानेर और उदयपुर से। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर से। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है वो क्षेत्रीय स्तर पर बीकानेर से स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? यानी अगर किसी मैग्नीशियम के रिबन को है वो हवा में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर अपन बात करें कि हवा में जलाते यानी मैग्नीशियम का रिबन है इसको हवा में जलाया यानी O2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2MgO। तो ये देखो ये क्या होता है, ये आपका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी हो जाएगा। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को वायु की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये एक और याद रखना, ये एक चमकदार चांदी जैसी परत बनाता है, चमकदार है चांदी जैसी लो के साथ जलता है, कि श्वेत लोह, क्योंकि चांदी श्वेत, तो श्वेत लोह के साथ जलता है और सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और ये सफेद चूर्ण है वो मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्साइड होता है, MgO होता है। तो आपको याद रखे, आप सीधा पूछा ना कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपसे पूछा जा सकता था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो किस प्रकार की लौ के साथ जलता है, तो श्वेत लौ के साथ, चमकदार चांदी जैसी लौ के साथ। और अगर ये पूछ ले कि कौन सा उत्पाद मिलता है, यौगिक मिलता है, तो आप याद रखना सफेद चूर्ण में यह परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आते हैं हिंदी से, और हिंदी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संधि का क्वेश्चन दे रखा है, वाग दुष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद हमें करना है। वाग प्लस दुष्ट, वाच प्लस दुष्ट, वाक प्लस दुष्ट और वक प्लस दुष्ट। अगर अपन वाग दुष्ट की बात करें तो इसका संधि विच्छेद वो क्या होगा, वाक प्लस दुष्ट। ये किस ऑप्शन में दिया गया है आपको, ये आपके किस में, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अपन देखें कि ये आपके वाक प्लस दुष्ट किस नियम से हुआ है, तो आप एक चीज याद रखना, जब कभी भी क, च, ट, त और प, ये चीजें और साथ में स्वर या फिर घोष व्यंजन, और स्वर या फिर आप क्या बोल सकते हो, घोष व्यंजन। और आप सभी को पता है कि जो घोष व्यंजन है वो क्या होता है, वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है, जैसे कि य र ल व। और इसके साथ क्या, तीसरा चौथा पांचवा, इसके साथ है वो य व र ल और है। अगर ये होते हैं ना तो क्या होता है कि जो न और मैं है, न मैं, अगर ये नहीं हो तो ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, क होगा वो किसमें, ग में परिवर्तित हो जाएगा। साथ में अगर च होगा वो किसमें, ज में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ट की तो ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। त है वो द में परिवर्तित हो जाएगा, और प है वो ब में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप देखो कि इसमें क्या है, वाक प्लस दुष्ट,
ठीक है। तो ये वाग दुष्ट यानी दय किस में परिवर्तित हुआ है, यानी तय है वो किसमें, दय में परिवर्तित हुआ है। ठीक है। तो यानी आप ये देख सकते हो कि वाक प्लस दुष्ट, तो ये क्या हो गया, ये देखो ये गया आ गया। ठीक है। एक चीज का आप और ध्यान रखना है कि अब ये देखो क है वाक प्लस दुष्ट, क तो क किस में परिवर्तित हुआ है, गय में। जो मैंने फर्स्ट ही बताया था ना कि क है वो गय में परिवर्तित हो जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको और समझा देती हूं मैं। इसमें आप ये देखिए, आपको एग्जाम्पल दे रखा है ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो इसका अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऋक, ऋक प्लस आपका वेद बन जाएगा। ठीक है, ऋक प्लस वेद। अब पहले हमने क्या देखा था कि क आ गया, और क के क्या, क के साथ क्या आना चाहिए, रे ये व रे ले आना चाहिए, तो वह आ गया ना। तो इसमें क का क्या बन जाता है, क का ग बन जाता है। ठीक है, तो ग बन गया ना, ये राधा ग। ठीक है। इसी के साथ आप और देख सकते हो, जैसे आपके वाग दंड होता है, वाक दंड होता है, तो इसका क्या बनता है, वाक प्लस दंड। ठीक है। इसी के साथ आप दिग्भ्रम देख सकते हो, दिग्भ्रम देख सकते हो, तो क्या बनता है, दिक प्लस भ्रम। तो इस प्रकार कई एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से ये नियम है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके समाज से रिलेटेड है। इसमें बोला गया कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। कुसुम कोमल, कुसुम कोमल की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, कर्मधारय समास दे रखा है। हमें असुमेलित देखना है, यानी सुमेलित नहीं है, तो ये तो मेरे को सुमेलित दिखा। कुसुम कोमल यानी कुसुम के समान है जो कोमल, तो कर्मधारय समास आ गया। भक्ष्या भक्ष्य वैकल्पिक द्वंद्व, द्वंद्व की बात करें तो भक्ष्या भक्ष्य में भक्ष्य अथवा अभक्ष्य क्या होता है, भक्ष्य अथवा अभक्ष्य। तो इसमें क्या आ गया, द्वंद्व आ गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला अगर अपन बात करें तो अगला क्या दिया गया है, मोह पास करण तत्पुरुष। मोह पास की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, मोह पास में है आपका कर्मधारय आएगा। इसमें क्या आएगा, कर्ण नहीं आएगा, इसमें कर्मधारय आएगा, कर्मधारय हो गया। क्रोधाग्नि की बात करें तो कर्मधारय अग्नि रूपी क्रोध, क्रोधाग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि रूपी क्रोध। तो आपके सारे समझ में आ गए। मोह पास है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपके कर्मधारय क्यों है, कर्मधारय है मोह ही पास। इसके मोह पास की क्या बनती है, मोह ही पास यानी बंधन, यानी मोह रूपी पास। मोह पास का क्या हो जाएगा, मोह रूपी पास, मोह रूपी पास या मोह ही पास यानी बंधन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। इसमें कर्ण तत्पुरुष नहीं, इसमें कर्मधारय है। कुसुम कोमल में कर्मधारय है, भक्ष्या भक्ष्य में द्वंद्व है, और क्रोधाग्नि में कर्मधारय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, हमने 17 क्वेश्चन किए जिसमें हमने 7 से 8 टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए। ज्योग्राफी हमने देखी, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, इको, आपकी रीजनिंग, आपका करंट अफेयर, आपके हिंदी, सारे क्वेश्चन किए। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपना फीडबैक है वो जरूर देना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।